हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी चैनल आरएस क्लासेस। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम फंडामेंटल राइट्स यानी मूल अधिकार या मौलिक अधिकारों के बारे में डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करना। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब इट एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि मेरे आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको प्रॉपर्ली मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। फ्रेंड्स, जैसा कि अपना टॉपिक है फंडामेंटल राइट्स यानी मूल अधिकार, इन्हें हमारे संविधान के भाग नंबर 3 में शामिल किया गया है, जिसमें अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक है। अब आप इसी बात से अंदाज लगा सकते हैं कि ये नागरिकों के लिए कितने इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे संविधान निर्माताओं ने इसे भाग नंबर 3 में जगह दी है। इससे इसके इंपॉर्टेंस का आप अंदाज लगा सकते हैं। फ्रेंड्स, मूल अधिकारों को भारत का मैग्ना कार्टा कहते हैं। अब मैग्ना कार्टा क्या है? ये इंग्लैंड के राजा जॉन और वहां के बैरन्स यानी सामंतों के बीच में 1215 में उनके अधिकारों को लेके एक लिखित समझौता है। इसी आधार पे हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं इनको कहा गया है भारत का मैग्ना कार्टा। फ्रेंड्स, हमारे संविधान में मूल अधिकारों को अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अमेरिका के संविधान में जहां इनको बिल ऑफ राइट्स बोला जाता है, हमारे यहाँ फंडामेंटल राइट्स बोला जाता है। फ्रेंड्स, संविधान द्वारा सभी व्यक्तियों को बिना किसी भेदभाव के मौलिक अधिकारों की गारंटी दी जाती है। यानी इसमें यह नहीं देखा जाता कि आप कौन सी जाति से हैं, कि आप महिला हैं या पुरुष हैं, आपका वंश क्या है, आपका जन्म स्थान क्या है, ये सब नहीं देखा जाता। सभी नागरिकों को क्या है, बराबर बराबर मूल अधिकार दिए गए हैं। ये सभी व्यक्तियों की समानता, व्यक्ति की गरिमा, व्यापक सार्वजनिक हित व राष्ट्रीय एकता को बनाए रखते हैं। ठीक है, अगर मूल अधिकार नहीं देंगे तो राष्ट्रीय एकता नहीं रह सकती, क्योंकि लोग ऊंच नीच, जात पात, छुआछूत ये सब भेदभाव करेंगे, जिससे राष्ट्रीय एकता खतरे में बढ़ जाएगी। फ्रेंड्स, अब ये क्वेश्चन ये आता है कि इनको मूल अधिकारी या मौलिक अधिकारी क्यों कहा गया? तो फ्रेंड्स, इसके पीछे रीजन क्या है? इनको मौलिक अधिकार इसलिए कहा गया क्योंकि ये संविधान द्वारा गारंटीकृत व संरक्षित है। यानी संविधान इसकी गारंटी देता है कि आपके इन मूल अधिकारों को कोई नहीं छीन सकता। हालांकि संसद को यह अधिकार दिया गया है कि वो संविधान संशोधन के द्वारा इनको कम या बढ़ा सकती है या इनको खत्म भी कर सकती है। जैसे हमारे प्रॉपर्टी की जो राइट था उसको खत्म कर दिया गया, इसी हिसाब से ये क्या कर सकती है, मूल अधिकारों को खत्म भी कर सकती है, लेकिन किसके द्वारा? संविधान संशोधन द्वारा। दूसरा, इनको मौलिक अधिकार क्यों कहा गया? क्योंकि ये मौलिक इसलिए भी है कि ये मनुष्य के सर्वांगीण विकास में क्या आता है? मनुष्य का बौद्धिक विकास भी आता है, भौतिक विकास भी आता है, नैतिक विकास भी आता है और आध्यात्मिक विकास भी आता है। तो ये सारे विकास के लिए ये बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर मूल अधिकार नहीं दोगे तो मनुष्य का सर्वांगीण विकास नहीं हो सकता। इसलिए इसको क्या बोला जाता है? मौलिक बोला जाता है। फ्रेंड्स, मौलिक अधिकारों की रक्षा और गारंटी संविधान द्वारा दी जाती है, वो मैंने पहले बता दिया आपको। मौलिक अधिकार असीमित नहीं है। अब ये सोचो कि हम कुछ भी कर सकते हैं, जैसे हमें तो अधिकार मिले हुए हैं कि हम तो कुछ भी कर सकते हैं, बट ऐसा नहीं है। इनकी भी एक सीमा है। संसद को ये अधिकार है कि वो इनको कम कर सकती है या फिर निश्चित अवधि के लिए, कुछ पीरियड के लिए इन पे प्रतिबंध लगा सकती है। हालांकि अदालत के पास यह अधिकार होता है कि वो इनकी तर्कसंगतता को जांच कर सकती है कि ये जो प्रतिबंध लगाए हैं वो सही है या नहीं। ये अधिकार किसके पास होता है? ये कोर्ट के पास अधिकार होता है, ये न्यायालय के पास अधिकार होता है। मौलिक अधिकार न्यायोचित है। न्यायोचित मतलब ये आपको, अगर आपके कोई मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है या आपसे मौलिक अधिकार को छीन रहा है, कोई राज्य आपसे मौलिक अधिकारों को छीन रहा है, तो आपके पास ये अधिकार होता है कि आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। नॉर्मली हम केस में क्या जाते हैं? पहले हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में केस करते हैं, वहां अगर हमें जजमेंट नहीं मिला तो हम हायर कोर्ट में जाते हैं, हाई कोर्ट में भी नहीं मिलता तो हम जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन इसमें आपको हाई कोर्ट के थ्रू जाने की जरूरत नहीं है। अगर आपका मन है कि हम आपके अधिकारों को छीन रहा है तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। हालांकि आपके पास हाई कोर्ट के मार्ग भी खुले होते हैं, लेकिन आप चाहो तो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हो। तो ये मौलिक अधिकार न्यायोचित है। दूसरा, मौलिक अधिकारों का निलंबन किया जा सकता है। अनुच्छेद 20 और 21 के तहत गारंटीगत अधिकारों को छोड़ के राष्ट्रीय आपात के समय, मान लो देश में आपातकाल लगा है, तो दो अधिकार आपके निलंबित नहीं होंगे। कौन कौन से? 20 नंबर और 22 नंबर। ये अनुच्छेद नंबर 20 और अनुच्छेद नंबर 21। 20 और 21 का आपको निलंबन, आपके अधिकारों का निलंबन नहीं होगा। बाकी अधिकारों को संसद चाहे तो निलंबित कर सकती है। ठीक है, 20 और 21 क्या है वो आगे बताएंगे हम। मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध भी लगा सकती है। किस कंडीशन में लगा सकती है? अगर किसी विशेष एरिया में सैन्य शासन यानी मार्शल लॉ लगा है
तो वहां इन अधिकारों के ऊपर क्या लगाया जा सकता है, प्रतिबंध लगाया जा सकता है। फ्रेंड जैसा आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं, इनिशियल में हमारे संविधान में टोटल 7 मूल अधिकार थे, लेकिन एक मूल अधिकार जो है मूल अधिकार नंबर 6 नंबर, जिसका नाम था संपत्ति का अधिकार, राइट टू प्रॉपर्टी, जो अनुच्छेद नंबर 31 में था, इसको हमारे संविधान में मूल अधिकारों की सूची से हटा दिया गया है और इन्हें 42वें संविधान संशोधन 1978 में उसके तहत इसे संविधान में एक कानूनी अधिकार बना दिया गया। इसको संविधान के भाग 12 में 300A अनुच्छेद के तहत कानूनी अधिकार बनाया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, अब आपको पूछे कि हमारे संविधान के मूल अधिकारों में से किस अधिकार को उठाया गया, तो प्रॉपर्टी के अधिकार को उठा दिया गया है और क्या बना दिया गया, उसे कानूनी अधिकार। कहाँ रखा गया है, संविधान के भाग नंबर 12 में अनुच्छेद नंबर 301 के तहत। ठीक है फ्रेंड्स, अब हमारे बाकी के जो मूल अधिकार हैं 6, वो कौन कौन से हैं, तो एक है समानता का अधिकार। क्या है, समानता का अधिकार। समानता का अधिकार में क्या है, कानून के सामने यानी विधि के सामने आप सब समान है, चाहे आप प्राइम मिनिस्टर है चाहे आप आम नागरिक है, कानून के सामने आप दोनों क्या हैं, बराबर हैं। जितना कानून का संरक्षण प्राइम मिनिस्टर को है, उतना ही कानून का संरक्षण आप लोगों को है। ठीक है फ्रेंड्स, आर्टिकल 15 क्या कहता है, भेदभाव का निषेध, यानी आप भेदभाव नहीं कर सकते। आप चाहे धर्म, किस धर्म के हो, किसी भी जाति के हो, किसी वंश के हो, किसी भी लिंग हो, आप चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, या फिर आप कहीं भी स्थान, किसी भी स्थान में भारत में जन्म लिए हो, आपको इनके आधार पे कोई भी आपके साथ क्या नहीं कर सकता, भेदभाव नहीं कर सकता। ये आर्टिकल नंबर 15 कहता है, अनुच्छेद 15 कहता है। 16 नंबर अनुच्छेद क्या कहता है कि आपको लोक नियोजन की स्वतंत्रता, यानी सार्वजनिक रोजगार में अवसर की समानता है, या उसे बोलते हैं लोक नियोजन में समानता का अधिकार। यानी कोई भी सरकारी नौकरी है, राज्य कोई भी सरकारी नौकरी में आपके साथ जो ऊपर वाले बताया धर्म, जाति, वंश, लिंग और जन्म स्थान, इनके आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता। यानी अगर एक नागरिक उस पोस्ट के लिए, पर्टिकुलर जॉब के लिए अप्लाई कर सकता है, तो कोई और दूसरा नागरिक भी उसके लिए अप्लाई कर सकता है। यानी सबको बराबर अधिकार है किसी भी सरकारी जॉब को पाने का। ठीक है फ्रेंड्स, अस्पृश्यता का उन्मूलन या फिर यानी आप छुआछूत की भेदभाव नहीं रख सकते। पहले तो इसमें कानून नहीं था, इसमें दंड वाला प्रावधान नहीं था, सिर्फ मूल अधिकार दिया गया था। लेकिन अब इसमें दंड के प्रावधान भी है कि आप छुआछूत टाइप भेदभाव करोगे कि आप इसको नहीं छूना, मेरा हाथ नहीं लगाओगे, ये नहीं लगाओगे, अगर ऐसा करोगे तो आप पे को दंडित किया जा सकता है। ये आर्टिकल 17 में आपको अस्पृश्यता का उन्मूलन का अधिकार है। उपाधियों का उन्मूलन, ये आर्टिकल 15 का था। उपाधि मतलब जैसे पहले लोगों के पास उपाधियां होती थी, महाराजा, राज बहादुर, राय बहादुर, महाधिराज, ये सब उपाधियां होती थी। उन उपाधियों का क्या कर दिया गया है, अंत कर दिया गया। अब ओनली उपाधि आपको है अगर आपने शिक्षा के आधार पर कोई उपाधि ली है, मान लो आपने PhD की है, डॉक्टरी ली है, तो ये आपकी उपाधि नहीं छीनी जा सकती। या फिर आप सेना में है, आप मान लो कर्नल है, ब्रिगेडियर हैं, तो ये जो उपाधियां हैं ये आपसे नहीं छीन सकते। बाकी सारी उपाधियों का क्या कर दिया गया, अंत कर दिया गया। तो ये फ्रेंड्स था समानता का अधिकार। हम अभी शॉर्ट में पढ़ रहे हैं, आपको अगर डिटेल में क्लास चाहिए तो मैं डिटेल में भी क्लास बनाऊंगा पर्टिकुलर मौलिक अधिकार के हिसाब से। जैसे समानता के अधिकार पे अलग क्लास होगी, स्वतंत्रता के अधिकार पे अलग क्लास होगी। अभी मैं शॉर्ट में समझा रहा हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट वाला है अपना स्वतंत्रता का अधिकार। इसमें आर्टिकल 19 से लेके 22 तक के आर्टिकल्स हैं। अब ये स्वतंत्रता के अधिकार में जो 19 नंबर आर्टिकल है वो आपके 6 अधिकार हैं, उनकी रक्षा करता है। आपको बोलने की स्वतंत्रता है या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, यानी आपके मन में कुछ आ रहा है, आप व्यक्त करना चाह रहे हो तो अपने विचार व्यक्त कर सकते हो, लेकिन सबकी लिमिटेशन है। मैं लिमिटेशन आपको जब डिटेल में पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा क्या क्या लिमिटेशन है। अभी आपके पास आप शांतिपूर्ण यानी बिना हथियारों के आप सम्मेलन कर सकते हो। कोई मान लो आप सम्मेलन कर रहे हो, सभा बुला रहे हो, लेकिन उसमें आपके पास क्या नहीं होना चाहिए, हथियार नहीं होना चाहिए। आप पूरी तरह स्वतंत्र है, चाहे आप कितनी मीटिंग बुलाओ, कितने लोगों को इकट्ठा करो, लेकिन उसमें शर्त क्या है, आप हथियार लेके नहीं जाने चाहिए, आपके पास आर्म्स एंड एम्यूनिशन नहीं होनी चाहिए। दूसरा, आप कोई भी संघ बना सकते हो, गुट बना सकते हो या कोई सहकारी समिति चला सकते हो, आप पे कोई प्रतिबंध नहीं है। भारत के पूरे क्षेत्र में आप स्वतंत्र रूप से घूम सकते हो। भारत में आप कहीं भी जाओ कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कुछ पर्टिकुलर लोगों पर पाबंदीज है, वो मैं आपको आगे डिस्कस करूंगा। मान लो कोई अपराधी है या कोई प्रोस्टिट्यूट है, उन पे कुछ रेस्ट्रिक्शन है, बाकी सब पे ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। भारत के क्षेत्र के किसी भी हिस्से में आप रह सकते हो या बस सकते हो। आपका मन है कि मैं राजस्थान में नहीं, मैं हरियाणा में जाकर रहना चाहता हूँ, रह सकते हो। आप यूपी में जाकर रहना चाहते हो, रह सकते हो, आप पे कोई प्रतिबंध नहीं है।
नेक्स्ट है आप कोई भी व्यवसाय कर सकते हो। आपके मन में आ रहा है कि मैं ये बिजनेस करूंगा या फिर मैं ये कोई व्यापार चलाऊंगा, तो आप वो सब चलाने के लिए बिल्कुल स्वतंत्र है। संविधान में इनकी कोई पाबंदी नहीं है कि आप ये जॉब नहीं कर सकते हो। आपको जो अच्छा लगे वो जॉब आप कर सकते हो। आर्टिकल 20 नंबर कहता है अपराधों के लिए दो सिद्धि के संबंध में संरक्षण, यानी आपने कोई अपराध कर दिया या नहीं भी किया तो आपके पास ये अधिकार होता है कि आप अपने अपराध को प्रूव कर सकते हो कि मैं तो निर्दोष हूं। तो अपना दोष या निर्दोष साबित करने के लिए आपके पास संरक्षण का अधिकार है। यानी आपको मान लो कि पर्टिकुलर आपने कोई ऐसा काम ही नहीं किया जो कानून के सामने अपराध हो, तो आपको कोई सजा नहीं दे सकता। आपको एक ही अपराध के लिए 2-3 बार सजा नहीं दी जा सकती। आपको जिस अपराध के लिए जितनी सजा की लिमिट है उतनी सजा मिल सकती है। आपको अपने खिलाफ गवाह बनने के लिए कोई मजबूर नहीं कर सकता। नेक्स्ट आर्टिकल 21 नंबर क्या कह रहा है, आपको प्राण व देह स्वतंत्रता है, यानी आपको आत्मरक्षा का अधिकार है। आप अपने आप को बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, यानी आत्मरक्षा का आपको अधिकार है। आप पे ऐसा नहीं किया जा सकता मान लो कि आपने कोई ऐसा दंड किया है या किसी व्यक्ति ने ऐसा कोई काम किया जिससे उसको मान लो फांसी की सजा मिली है, तो उसको सार्वजनिक रूप से फांसी नहीं दे सकते कि खुले में फांसी पर लटका दो। लोग कहते हैं ना कि इसने ऐसा गुनाह किया आप फांसी पर लटका लो, ऐसा भारत में नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, आर्टिकल 21 में एक और क्लोज जोड़ दिया गया है जो है प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार, यानी आपको प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार है। यानी आपको 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे होते हैं उनके लिए प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार है। उन्हें वो कह सकते हैं कि मुझे शिक्षा मिलनी चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, गिरफ्तारी और निरोध के खिलाफ सुरक्षा, आपको कोई ऐसे अरेस्ट कर लेता है या फिर कोई आपको अरेस्ट करके हिरासत में डाल देता है तो आपके पास उसके खिलाफ भी अधिकार होते हैं। यानी आपको इसके क्या क्या अधिकार होते हैं, अगर आपको मान लो किसी ने गिरफ्तार कर लिया तो 24 घंटे के अंदर आपको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना पड़ेगा। आपको अपने किसी ने आपको गिरफ्तार किया तो उसको गिरफ्तारी का कारण बताना होगा। तो ये सब सारी चीजें इसमें है, बाकी हम इसमें डिटेल में आगे पढ़ेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक के आर्टिकल्स हैं। नेक्स्ट वाला है शोषण के खिलाफ अधिकार, मतलब राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, यानी आपका अगर कोई शोषण कर रहा है तो उसके खिलाफ भी आपको अधिकार है। शोषण का मतलब हो गया जैसे मानव तस्करी देखते हो आप, बच्चों को पकड़ ले जाते हैं या जबरदस्ती किसी खान खदान में लगा देते हैं, उन्हें घर का पता ही नहीं था अपना घर कहाँ है, उठाया और वहां लगा दिया, किसी भट्टी में लगा दिया, तो आप मानव तस्करी नहीं कर सकता कोई। और दूसरा, जबरन आपसे कोई काम नहीं करवा सकता, आपका मन नहीं है और आपसे जबरदस्ती कोई काम करवाए तो ऐसा कोई नहीं करवा सकता। यह अधिकार आप लोगों को है। बाल श्रम निषेध की स्वतंत्रता, ये थोड़ा धर्म गलत लिख दिया इसमें, यानी छोटे जो बालक हैं उनको ऐसे कारखानों में नहीं लगा सकते आप जो उनके लिए हानिकारक हो। जैसे खतरनाक कारखानों में बच्चों को आप नहीं लगा सकते। इसके खिलाफ भी कुछ नियम बनाए हैं। उसमें बताया गया था कि जैसे पर्टिकुलर कोई ऐसे कारखानों में कोई लगा रहा है तो उस जो लगाने वाले बंदे को पर्टिकुलर बच्चे के हिसाब से, एक बच्चे के हिसाब से 20,000 रुपये जमा कराने होते थे। लेकिन हालांकि ये इतना सही से काम नहीं कर रहा है, बट लेकिन आप इसमें ये अधिकार है कि बच्चों को आप कारखानों में नहीं लगा सकते। नेक्स्ट वाला है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, इसमें आर्टिकल 25 से लेके 28 तक है। तो 25 नंबर क्या कहता है कि आप कोई भी धर्म अपना सकते हो, आप किसी भी धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हो, इसकी आपको पूरी स्वतंत्रता है, आपको कोई नहीं रोक रहा। आर्टिकल 26 नंबर क्या कह रहा है कि धर्म के मामलों में आप कोई मैनेजमेंट कर सकते हो, प्रबंधन कर सकते हो, यानी आपको मान लो यहाँ कुछ सत्संग करवाना है तो करवा सकते हो, इसकी आपको पूरी स्वतंत्रता है। आप धर्म को बढ़ाने के लिए, यानी किसी मान लो पर्टिकुलर धर्म के लिए आप कुछ डोनेशन दे रहे हो, दान दे रहे हो, पैसे दे रहे हो, तो उन पैसों पे आप टैक्स फ्री है, आपको टैक्स देने के लिए आप बाध्य नहीं हो। आप किसी ऐसा कोई धार्मिक शिक्षा चल रही है या कोई उपासना चल रही है, उसमें आपकी मर्जी है तो आप भाग ले सकते हो, आपको कोई बाध्य नहीं करेगा, आपका मन है तो आप उसमें भाग ले सकते हो। आर्टिकल नंबर 28 कह रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट है सांस्कृतिक व शैक्षिक अधिकार, यानी आप अपनी संस्कृति को बचाने के लिए और उनकी शिक्षा संस्था खोलने के लिए आप स्वतंत्र है। ये स्पेशली किनके लिए, जो माइनॉरिटीज है, अल्पसंख्यक है, उनके लिए है। जो अल्पसंख्यक के हितों का संरक्षण आर्टिकल 29 कह रहा है, उनकी मान लो संस्कृति को बचाना है। ऐसे मान लो पर्टिकुलर कुछ एरियाज हैं जिनमें आपको रेस्ट्रिक्शन किया जाता है कि आप वहां नहीं जा सकते हो। जैसे मैंने बोला था कि आप भारत के किसी भाग में घूम सकते हो, लेकिन कुछ एरियाज ऐसे हैं जो ऐसे लोग रह रहे हैं जो अल्पसंख्यक है, उनकी संस्कृति को अगर खतरा हो रहा है तो आप वहां नहीं जा सकते हो।
वो अपनी संस्कृति, भाषा, बोली इसको बचाए रखने के लिए स्वतंत्र है। यानी वो चाहते हैं कि मेरी संस्कृति में कोई इंटरफेयर नहीं करे, मेरी जो आज तक का जो संस्कृति चल रही है मैं उसको बना के रखूँ और आगे भी इसको आगे तक ले जाऊँ, तो उसका उसको अधिकार है। अगर अल्पसंख्यक चाहे कि मैं कोई स्कूल खोलना चाहता हूँ या उसका मैनेजमेंट करना चाह रहा हूँ, तो वो स्कूल खोल सकते हैं, उसका मैनेजमेंट कर सकते हैं, अपने हिसाब से टीचर उसमें डिप्लॉय कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये है माइनॉरिटीज के लिए, जो अल्पसंख्यक हैं उन्हीं के लिए है। नेक्स्ट वाला है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये इंपॉर्टेंट अधिकार है, क्योंकि ये जो हमारे मूल अधिकारों का जो संरक्षण कर रहा है वो खुद ही क्या है, एक मूल अधिकार है। ये जो 32 नंबर है खुद एक मूल अधिकार है, और दूसरा क्या कर रहा है, ये हमारे मूल अधिकारों का संरक्षण कर रहा है। ये 32 नंबर मूल अधिकार है, ये क्या कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट आपके जो मूल अधिकार है उनका संरक्षण करेगा। तो सुप्रीम कोर्ट इसमें रीट जारी कर सकता है। रीट क्या होता है, कोर्ट का एक ऑर्डर होता है। तो ये 5 प्रकार की रीट जारी कर सकता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण, मान लो किसी को अवैध रूप से बंदी बना लिया तो सुप्रीम कोर्ट कह सकता है भाई इसको सामने लाओ, इसको पेश करो। तो ये है बंदी प्रत्यक्षीकरण। दूसरी है परमादेश। सुप्रीम कोर्ट जो सरकारी अधिकारी हैं उनको आदेश दे सकता है, अगर वो अपनी ड्यूटी नहीं कर रहे हो तो उनको आदेश दे सकता है भाई आप ड्यूटी क्यों नहीं कर रहे, आपने मना क्यों किया, तो उसके लिए परमादेश जारी कर सकता है। अधिकार प्रथा, ये मान लो किसी व्यक्ति को गलत तरीके से क्या कर लिया इसने, सरकारी जो ऑफिस है उसको ऑक्यूपाई कर लिया। मान लो सरकारी कोई ऑफिस है उस पर किसी व्यक्ति ने क्या किया, अपना कब्जा जमा लिया कि नहीं ये तो मेरा है, तो इसमें सुप्रीम कोर्ट उसको अधिकार प्रथा जारी कर सकता है, भाई कि छोड़ो ये सरकारी कार्यालय है, इसको आप खाली करो। नेक्स्ट है निषेध, यानी निषेध में प्रोहिबिशन, यानी मना कर सकता है। तो निचली अदालत को किसी मामले को आगे बढ़ने से मना कर सकता है कि नहीं अब आप रहने दो, इसका मामले को सुप्रीम कोर्ट खुद ले सकता है कि मुझे देखने दो। उत्प्रेषण, ये क्या है, निचली अदालत की एक कार्रवाई को उठाने और इसे अपने सामने लाने के लिए उच्च न्यायालय की शक्ति, उच्चतम न्यायालय की शक्ति। यानी ये कह सकता है कि मान लो कोई लोअर, उच्चतम न्यायालय नहीं, जैसे मान लो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कुछ मुकदमा चल रहा है और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सही से उसमें काम नहीं कर रहा, तो हाई कोर्ट उसको अपने पास ले सकता है। हाई कोर्ट में कोई मामला चल रहा है, हाई कोर्ट सही से नहीं कर रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट उसको अपने पास ले सकता है। यह है उत्प्रेषण। ठीक है फ्रेंड्स, अब बाकी देखो, अब मैंने बताया कि आपके पास आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक संविधान में टोटल आर्टिकल है। मैंने बताया आर्टिकल यहाँ से 14 से लेकर 32 तक, और 31 के बारे में बता दिया कि ये प्रॉपर्टी का अधिकार था, इसको अब क्या बना दिया, कानूनी अधिकार। क्यों बनाया गया, क्योंकि बहुत सारे मामले आए थे, जैसे गोलकनाथ मामला है या फिर केशवानंद भारती मामला है। ये क्यों आए, क्योंकि जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है उसमें बोला गया है कि लोगों को आर्थिक न्याय दी जाए, उनको बराबर, बाकी के जो तबके हैं उनके बराबर लाया जाए। तो अब राज्य कहाँ से लाएगा, जब हमारा संविधान लागू हुआ था उस समय जो जमीन थी ज्यादातर किनके पास थी, जमींदारों के पास थी। तो जमींदारों के पास बहुत ज्यादा जमीन, 70% 80% गांव की जमीन जमींदारों के पास थी, बाकी किसानों के पास जमीन थी नहीं। तो अब राज्य कहाँ से जमीन लाएगा, नई जमीन तो नहीं क्रिएट कर सकता। तो इसलिए राज्य ने क्या किया कि वो जो उनकी जो संपत्ति थी उसको हड़प लिया और उस संपत्ति को क्या किया, लोगों को बांटना स्टार्ट कर दिया। तब लोगों ने क्या किया, अपना मुद्दा उठाया कि हमें तो संपत्ति का अधिकार था। तो संविधान ने, संसद ने क्या किया, इसमें संविधान संशोधन करके इसको कानूनी अधिकार बना दिया ताकि आप सुप्रीम कोर्ट न जा सको हर केस को लेके कि मेरा संपत्ति का अधिकार था, मेरी तो संपत्ति जा रही है। तो फिर एक लिमिट निश्चित कर दी गई कि आप इस लिमिट तक जमीन रख सकते हो, इतनी आप संपत्ति रख सकते हो, बाकी संपत्ति क्या करती लोगों में बांट दी गई। तभी तो आप सभी लोगों को बराबर लाओगे, अदरवाइज एक ही आदमी के पास सारी संपत्ति हो जाएगी तो फिर राज्य कहाँ से लाएगा। तो इसलिए इस जो राइट टू प्रॉपर्टी है इसको क्या बना दिया गया, एक कानूनी अधिकार बना दिया गया। अब बाकी बातें हैं कि आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि 12 नंबर अनुच्छेद में क्या है। देखो 12 नंबर जो अनुच्छेद है वो क्या कहता है, ये राज्य की परिभाषा बताता है कि राज्य है क्या। एक्चुअल में जैसे हम बताए राज्य आपसे ये नहीं छीन सकता, राज्य आपके साथ ये नहीं कर सकता, तो उस राज्य का मतलब क्या है, यहाँ हम उस राज्य के मतलब के बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ राज्य का मतलब है केंद्र सरकार या फिर संसद। दूसरा क्या है, राज्य सरकार या फिर उसकी विधायिकाएं, यानी विधानसभा या विधान परिषद। नेक्स्ट है कोई स्थानीय अधिकारी है, जो सरकारी अधिकारी है या कोई अथॉरिटीज है, वो भी किस में आती है, राज्य में आती है। या फिर आ गई कोई ग्राम पंचायत आ गई, नगर पालिका आ गई, ये भी किसके अंदर आती है, राज्य के अंदर आती है। भारत में या भारत के नियंत्रण में अन्य प्राधिकरण जैसे LIC है, तो LIC भी किसके अंदर आती है, राज्य के अंदर। तो यहाँ ऐसे राज्य का मतलब ये मत समझना है कि आप स्टेट है, राज्य का मतलब ये सब है जो इसमें लिखा है। भारत सरकार, संसद, राज्य सरकार, राज्य विधायिकाएं, स्थानीय अधिकारी या फिर जैसे आपकी ग्राम पंचायत है, नगर पालिका है, सब किस में आती है, राज्य के अंदर आती है। ठीक है, राज्य की परिभाषा यहाँ यह है, जो मूल अधिकारों में राज्य की जो परिभाषा दी रखी है उसका मतलब ये है।
नेक्स्ट नंबर आर्टिकल नंबर 13 क्या कहता है? 13 क्या कहता है कि आप अगर इनके बारे में क्या कर सकते हो, कुछ कानून बना सकते हो। कुछ भी ऐसा कानून या कोई कानून बना रहे हो जो अगर इनका हनन कर रहा है तो उसको सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट क्या कर सकता है, शून्य करार दे सकता है कि नहीं ये अवैध है। मतलब जैसे हमारा संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, उससे पहले भी कोई नियम बने होंगे, तो वो नियम अगर हमारे मौलिक अधिकार या मूल अधिकारों का हनन करते हैं तो उन जो नियम है उनको उस सीमा तक हटा दिया जाएगा या रद्द कर दिया जाएगा जहां तक अपने मूल अधिकारों का वो क्या कर रहे हो, उल्लंघन कर रहे हो या हनन कर रहे हो। यानी ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगा राज्य जो मूल अधिकारों का उल्लंघन करे, और अगर वो मूल अधिकारों का क्या कर रहा हो, उल्लंघन कर रहा हो, तो जो न्यायालय उसको क्या कर सकता है, अवैध करार दे सकता है। और किस हद तक, जहां तक कर रहा है उसको वहां तक हटा सकता है, बाकी आप रख लो। अगर कोई कानून ऐसा बनाया थोड़ी एक दो लाइन उसकी जो मूल अधिकारों का उल्लंघन कर रही है तो उन लाइनों को हटा देगा, बाकी जो कानून है आप अपना रखो। तो ये आर्टिकल 30 कहता है। अब आगे बच गई कि मैंने 32 तक बता दिया, अब आर्टिकल नंबर 33 भी है, आर्टिकल 34 भी है, आर्टिकल नंबर 35 भी है। ये क्या है? 33 नंबर जो आर्टिकल है वो हमारे सशस्त्र बल है, यानी आर्मी, एयरफोर्स, नेवी है, अर्धसैनिक बल यानी पैरामिलिट्री है, उस पर पुलिस बल है या कोई खुफिया एजेंसी है यानी जो आईबी है, इन सब पे लागू होता है। हम इन लोगों का क्या होता है, मूल अधिकारों को कम किया जाता है या प्रतिबंधित कर दिया जाता है। ये अपने मूल अधिकारों का जैसे बाकी नागरिक यूज कर रहे हैं ये नहीं कर सकते, क्योंकि इनके हाथ में देश की सिक्योरिटी है। ये ऐसा नहीं कि जो बात आप यहाँ बोल रहे हो, जो आम नागरिक बोल रहा हो, ये ऐसे नहीं बोल सकते। ये मीडिया के सामने कुछ नहीं बोल सकते जाके कि मीडिया को बता देंगे ये हो रहा है हमारे यहाँ, ये हो रहा है, ये नहीं बोल सकते। तो इनके मूल अधिकारों को क्या कर दिया गया है, प्रतिबंधित कर दिया गया है, इन पे रोक लगा रखी है। आर्टिकल नंबर 34 क्या कहता है, मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंधों के लिए प्रदान करता है। जबकि मार्शल लॉ, अगर मार्शल लॉ लगा है किसी एरिया में, मार्शल लॉ यानी सैन्य शासन लगा है, तो वहां पे मूल अधिकारों का क्या कर दिया जाता है, प्रतिबंधित कर दिया जाता है। वहां मूल अधिकार आपको नहीं मिलेंगे। अगर मान लो किसी पर्टिकुलर एरिया में सैन्य शासन लगा हुआ है या मार्शल लॉ लगा हुआ है तो वहां के लोगों के पास मूल अधिकार छीन लिए जाएंगे। नेक्स्ट है आर्टिकल 35। ये क्या है, ये संसद को यह अधिकार देता है कि आप मूल अधिकारों के संबंध में कोई कानून बना सकते हो। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको मूल अधिकारों का बेसिक आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो बाकी के आगे जो क्लास मिलती रहेगी उसमें जरूर देखना, आपको हर मूल अधिकार के बारे में डिटेल में बताया जाएगा। ये आपको बेसिक समझाया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर करना। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब इट। फ्रेंड्स, जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।